हेलो बेटा, कैसे हो आप सभी? ठीक हो? मदर्स डे मना लिया आप लोगों ने? अच्छा से मनाया? बेटा संस्कृत क्लास में आप सभी का स्वागत है। ठीक है बेटा। बेटा इसके पहले क्लास में हमने कारक का विस्तार से हमने देखा था। इसमें मैंने केवल 4 कारक ही बताया था तब, है ना? 4 कारकों को बताया था। आज मैं उससे आगे बताऊंगी। ठीक है। उस दिन मैंने किसका बताया था? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक और संप्रदान कारक। आज मैं अपादान कारक से शुरू करूंगी। ठीक है बेटा, इसको आप लोग अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आज मैं देखिए क्या किए हूँ। अपादान कारक कौन सा कारक है? ये अपादान कारक। ठीक है, अपादान कारक जिसका चिन्ह क्या है? से अलग होना। ठीक है, इसमें इसके बारे में एक शब्द है, लिखा गया है ध्रुवम पायो अपादानम। ध्रुवम पायो अपादानम। इसमें इन शब्दों में जो ध्रुव है, ये ध्रुव का अर्थ क्या है? स्थिर यानी रुका हुआ। ठीक है, और अपाय का अर्थ है अलग होना। अपाय का क्या अर्थ है? अलग होना। ठीक है, तो जिस स्थिर वस्तु से कोई चीज अलग होती है, ठीक है, यानी इसका मतलब हुआ कि जब कोई स्थिर वस्तु होती है उसमें से कोई चीज़ अलग होती है तो वह स्थिर वस्तु, जो वस्तु स्थिर है, जो रुकी हुई है, जो चल नहीं रही है, जो रुकी है, ठीक है, वो वस्तु अपादान है। ठीक है, जो रुकी हुई वस्तु, जैसे किसी चीज़ से कुछ अलग हो जाता है। मान लो मेरे हाथ से ये पेन गिर जाएगा नीचे, तो मेरा हाथ तो इस जगह पे है, तो ये जो मेरे हाथ है ये क्या है? अपादान कारक। ठीक है, जैसे कि अर्थात एक वस्तु से दूसरी वस्तु अलग होने पर स्थिर वस्तु को अपादान कहते हैं। किसको कहते हैं? स्थिर वस्तु को। जो स्थिर है, जो चल नहीं रहा, जो स्थिर है, उसी को क्या बोलते हैं? अपादान कहते हैं। ठीक है, अर्थात संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने, डरने, तुलना करने आदि भावों का पता चलता है। ठीक है, आदि भावों का पता चलता है, उसे अपादान कारक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? उसे अपादान कारक कहते हैं। ठीक है, जिससे क्या पता चलता है? उससे अलग होने, डरने, तुलना करने आदि भावों का पता चलता है। ठीक है, अपादान का चिन्ह क्या है? से होता है। इसका चिन्ह क्या है? से। ठीक है, से जो है अपादान कारक का चिन्ह है। ठीक है, और इसमें पंचमी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है, अब देखिए मैं उदाहरण बताती हूँ। वृक्षात पत्रम पतति। वृक्षात, वृक्षात मतलब वृक्ष से, इसकी हिंदी होगी वृक्ष से पत्ता गिरता है। कहाँ से गिरता है? वृक्ष से। ठीक है, ये वृक्ष से पत्ते गिरते, यानी देखिए यहाँ ये वृक्ष है, इससे पत्ते गिरे। वृक्ष अपनी जगह पर है, ये कहीं नहीं चल फिर रहा, लेकिन पत्ते यहाँ ऊपर से गिर के नीचे आ गया, यानी गति किस में हो गई? इस पत्ते में हो गई। ठीक है, और ये अपनी जगह स्थिर है। जो स्थिर वस्तु, जैसे पेड़ अपनी जगह स्थिर है, इसमें अपादान कारक होगा, इस पत्ते में नहीं होगा, ये पेड़ में होगा। ठीक है, वैसे ही देखिए हिमालय से गंगा निकलती है। हिमालय तो अपनी जगह पे स्थिर है, कहीं नहीं हिल रहा, गंगा बह के चलते जा रही है। वो कितने जगह चलती है ना, एक शहर से दूसरे शहर चलते चलते ये चले जाती है समुद्र में। तो कौन जा रहा है? गंगा जा रही है। हिमालय तो अपनी जगह स्थिर है, तो जो हिमालय स्थिर है इसमें अपादान कारक है। कौन सा कारक है इसमें? इसमें अपादान कारक है। ठीक है, यानी जो स्थिर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ में इस वाक्य में वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है। ठीक है, अलग होने की क्रिया में पत्ते में गति होती है। गति किस में हो गई? पत्ते में हुई, पत्ता चल रहा है। ठीक है, पत्ते में गति हुई, परंतु वृक्ष स्थिर खड़ा रहता है। ठीक है, अभी मैंने बताया ना वृक्ष कैसे रहता है? स्थिर खड़ा रहता है। अतः वृक्ष शब्द जो है उसमें अपादान कारक कहलाता है। ठीक है, जो वृक्ष शब्द है, वृक्ष, वो अपादान कारक है। ठीक है, जैसे पेड़ है ना, पेड़ जो है वो अपादान कारक है। ठीक है, ये कहाँ गए? वृक्ष शब्द जो है अपादान कारक है। ठीक है, ये पेड़ से पत्ता, पेड़ से, इसमें से चिन्ह है, हिंदी में पेड़ से चिन्ह होता है। ठीक है ना, और ये जो संस्कृत में लास्ट में देखिए ता आया, ता में हलन,
ये इसकी पहचान है बेटा, ठीक है। इसमें तो में अलंत आया, ये इसकी पहचान है। अपादान कारक, आपको पता है करण कारक में भी से होता है, भी उसका भी चिन्ह से होता है, परंतु उसमें वो एक माध्यम का कार्य करता है। और अपादान कारक में क्या है, ये अलग होने का बोध होता है, ठीक है ना। और इसके लास्ट में ता आता है और करण कारक के लास्ट में ना आता है अगर शब्दों में, ठीक है। ये देखिए पहचान है, जो अपादान कारक है जिसमें अलग होने का बोध होता है उसमें ता आता है, ठीक है। वैसे देखिए छात्र विद्यालयात अगच्छति, मतलब छात्र विद्यालय से आता है, यानी जो छात्र है वो विद्यालय से आता है। विद्यालयात, तो ये जो विद्यालय है वो तो अपनी जगह स्थिर है, ठीक है ना। विद्यालय अपनी जगह स्थिर है। और ये जो बच्चा है ये चल करके यहाँ से चलते चलते ये बच्चा यहाँ आ गया, यहाँ उसका घर है, ठीक है, यहाँ उसका घर है। तो बच्चा यहाँ से यहाँ आया, बच्चा चल रहा, विद्यालय नहीं चला, विद्यालय अपनी जगह है। तो विद्यालय में क्या हो गया, ये विद्यालयात, इसमें क्या है, अपादान कारक यानी पंचमी विभक्ति, ठीक है। उसी प्रकार गंगा हिमालयात निसरती, गंगा हिमालय से निकलती है। तो हिमालयात, हिमालय अपनी जगह स्थिर है, इसमें अपादान कारक है, ठीक है। समझ गए आप लोग। अब चलिए 6 नंबर, संबंध कारक, इसका चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री, ठीक है। अब इसके बारे में बताते हैं। इसमें क्या है, संबंध स्थापित करता है दो व्यक्तियों में। एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ जो संबंध प्रकट करे उसे संबंध कारक कहते हैं, ठीक है। संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है, इसमें विभक्ति कौन सी होती है, षष्ठी। और इसका चिन्ह क्या है, का, के, की, रा, रे, री, ठीक है। अब देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि रमेश, इसमें क्या है कि जो संबंध बताया जा रहा है, ठीक है। आपको पहले मैंने बताया था कि इसका जो है कारक से सीधा संबंध नहीं होता है, लेकिन चूंकि ये संबंध बताता है, इसको भी हमने कारक में गिनती हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। रमेशा दिनेशस्य भ्राता अस्ति, यानी रमेश जो है वो भाई है, लेकिन किसका भाई है, रमेश भाई है लेकिन किसका है, दिनेश का है। तो दिनेश और रमेश का संबंध स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। तो दिनेशस्य, इसमें क्या है, संबंध कारक है, इसके लास्ट में आधा स या आता है एक वचन में, ठीक है। रमेश दिनेश का भाई है, और चिन्ह देखिए हिंदी में का, ठीक है ना, का। उसी प्रकार जनकस्य पुत्री सीता, यानी जनक की पुत्री सीता थी। सीता पुत्री थी, किसकी थी, जनक की थी, ठीक है ना। तो पुत्री और सीता में संबंध स्थापित किया जा रहा है, कौन, जनक से, ठीक है ना। जनकस्य यानी जनक की पुत्री सीता थी। सीता कौन थी, जनक की पुत्री थी, जनक की पुत्री यानी बेटी सीता थी, ठीक है। इसमें दोनों में संबंध स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। अब 7 नंबर में देखिए अधिकरण कारक, इसका चिन्ह में पर, ठीक है। इसके बारे में संस्कृत में देखिए शब्द है, क्या शब्द है, आधारो अधिकरणम, यानी आधारो यानी आधार, आधार यानी बेस, ठीक है ना, बेस जिस पर कोई वस्तु टिका हो। तो इसके लिए इसका परिभाषा है, किसी भी वस्तु या व्यक्ति के आधार को अधिकरणम कहते हैं, अधिकरण कहते हैं, ठीक है। किसी भी वस्तु या व्यक्ति के आधार को अधिकरण कहते हैं, अर्थात कर्ता और कर्म के द्वारा किसी भी क्रिया का आधार अधिकरण कहलाता है। क्रिया का जो आधार है यानी इसका जो बेस है, ठीक है, इस पर क्रिया टिका हुआ है, वो क्या कहलाता है, अधिकरण कहलाता है, ठीक है। यह आधार स्थान या समय दोनों दृष्टियों से होता है, यानी जो आधार है ये स्थान से भी होता है और समय से भी, यानी किसी स्थान पे कोई कार्य हो रहा है तो स्थान भी हो रहा है अधिकरण कारक, अगर किसी समय पर कोई कार्य हो रहा है तो समय भी होगा अधिकरण कारक, ठीक है। और इसके चिन्ह क्या, में पर, दो चिन्ह, एक में और पर है। जैसे स आसने तिष्ठति, यानी वह आसन में बैठता है, वह आसन में बैठता है, वह आसन में बैठता है। स आसने तिष्ठति, वो बैठता है, बैठ रहा है, कहाँ बैठ रहा है, आसन में। तो ये क्या स्थान है, उसका बैठने का ये स्थान है, इसमें स्थान का बोध हो रहा है, ठीक है ना। बोला गया ना, देखिए कि आधार स्थान या समय दोनों होता है, तो यहाँ स्थान बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ आसने मतलब स्थान में, सॉरी आसने मतलब स्थान पर बैठता है, स्थान के आसन यानी जो बैठने का जो मैट होता है उस पर वो बैठता है। इसकी पहचान है कि इसमें एक ही मात्रा होती है, देखिए एक की जो मात्रा है इसकी पहचान है, इसका मतलब होता है में, ठीक है। और इसकी विभक्ति कौन सी होती है, इसमें सप्तमी विभक्ति, ठीक है। यहाँ स्थान बता रहा, ठीक है। अब यहाँ दूसरा देखिए, ते सायं काले क्रीडन्ति, यानी वे लोग शाम में खेलते हैं, कब खेलते हैं,
शाम में, ये शाम सायंकाले क्या है, समय बता रहा है, क्या बता रहा है यहाँ पे, समय बता रहा है, ठीक है ना। इसका आधार क्या है, अधिकरण है क्या, आधार है इसका, नहीं समय बता रहा है। तो जैसा कि हमने बताया कि आधार जो स्थान या समय दोनों होता है, यहाँ पे स्थान था, ठीक है, आसने, यहाँ स्थान था, और यहाँ सायंकाले यानी शाम के समय, ये समय है, ठीक है, समय बता रहा है, यानी शाम में वे सभी शाम में खेलते हैं, तो ये मतलब वे सभी, ठीक है। तो अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है, इसमें कौन सी विभक्ति है, जैसे मैंने बता दिया सप्तमी विभक्ति होती है, ठीक है बेटा। अब आया 8 नंबर, संबोधन। इसका चिन्ह है भो, रे, अहो, ठीक है। इसका क्या है, किसी को अपनी ओर आकृष्ट करना यानी अपनी ओर खींचना अथवा बुलाने में संबोधन कारक का प्रयोग होता है, ठीक है, अपनी ओर आकृष्ट करना, ठीक है, उसमें क्या होता है, या बुलाने की क्रिया में संबोधन कारक का प्रयोग होता है, ठीक है। संबोधन में वैसे तो प्रथमा विभक्ति ही होती है, इसकी विभक्ति पता प्रथमा ही होती है, किंतु रूपों में अंतर होता है, विभक्ति प्रथमा ही होती है, प्रथमा जो विभक्ति के जो शब्द वही यहाँ प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन इसके रूप में अंतर होता है, इनमें परिवर्तन होता है, ठीक है। इसमें शब्द के आरंभ में हे, भो, रे आदि शब्दों का प्रयोग होता है, ठीक है। प्रथमा विभक्ति के ही शब्द होते हैं, लेकिन उसके पहले हे, अरो, अरे, रे ये सब लग जाता है, ठीक है। जैसे हे विनोद त्वम किम पश्यति, यानी हे विनोद तुम क्या देखते हो, बोला जा रहा है। तो किसको पुकारा जा रहा है, यहाँ पर आकृष्ट किया जा रहा है, विनोद को, ठीक है। किसको बुलाया जा रहा है, विनोद को बुलाया जा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा, संबोधन कारक, ठीक है, इसकी विभक्ति प्रथमा ही होगी, ठीक है ना। उसी प्रकार हे राम संसारे त्वं जीवनं रक्षसि, हे राम संसारे त्वं जीवान रक्षसि, यानी हे राम संसार में तुम जीवों की रक्षा करते हो। इसके बारे राम को बोला जा रहा है ना, राम को बोला जा रहा है कि हे राम संसार में तुम जीवों की रक्षा करते। तो ये जो शब्द है राम, ये प्रथमा विभक्ति के ही, लेकिन इसके पहले हे लग गया, ठीक है ना। तो इसमें विभक्ति प्रथमा ही होगी, लेकिन इसके रूप में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो इस तरह आपने सभी कालों को, सभी लकारों को आपने सभी कारकों को आपने विस्तार से पढ़ लिया, ठीक है। 8 कारक है संस्कृत में, उन सब का आपने विस्तार से अध्ययन किया। अब आपको सभी को इन सबको अच्छी तरह से समझना है और याद करना है, याद रखना है, इसकी पहचान करनी है। जब वाक्य दिया जाएगा तो आपको बोला जाएगा कि इसकी पहचान कीजिए, इसमें कौन सा कारक है, तो आपको बताया जाएगा, आपको बताना होगा, ठीक है। इसकी पहचान के लिए मैंने बता ही दिया शब्दों के लिए, जैसे अपादान कारक के लास्ट में त लगा है ना, और अधि संबंध के लास्ट में एक वचन में आधा स य लगा है, और इसकी तो पहचान बिल्कुल ईजी है। देखिए संबोधन के चिन्ह भी है ना, संबोधन का चिन्ह, ये सबसे बड़ी इसकी पहचान है। ये चिन्ह देखते समझिए कि इसमें संबोधन कारक है, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।